बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, इसका क्या मतलब है? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है तशरीह, मीन्स के काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट प्ले करती है, ये आज हम लोग अपने टॉपिक में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग काइनेटिक एनर्जी स्टडी करेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स की, और फिर इसी काइनेटिक एनर्जी का इफ़ेक्ट देखेंगे कि टेम्परेचर पे क्या होता है, या टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव रैंडमली, मीन्स कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडमली मूव करते हैं, इनकी मूवमेंट रैंडम होती है, बेतरतीबी हरकत होती है। इस रैंडम मूवमेंट की वजह से मॉलिक्यूल्स collide with each other and with walls of the container। इसी रैंडम मूवमेंट की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराते हैं और वॉल्स के साथ भी टकराते हैं। तो इस कोलिजन की वजह से, ड्यू टू दिस कोलिजन, गैसेस प्रोड्यूस प्रेशर। जो गैसेस हैं ये प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। और याद रखिएगा कि जो कोलिजन होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की, कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विल बी इलास्टिक। कोलिजन मॉलिक्यूल्स की जो होगी वो क्या होगी? इलास्टिक कोलिजन होगी। तो देन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन, तो हम लोग गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक इक्वेशन लिखते हैं, तो वो क्या होगी? तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होगी? PV इज इक्वल टू 1/3 mn c² बार। यहाँ पे m क्या है? m इज इक्वल टू mass ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। m इज द mass ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन वेसल। वेसल के अंदर जो गैस फिल होगी उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल N से। c² बार, इसको क्या बोलते हैं? मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें किसी एक मॉलिक्यूल की, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस
ड्यू टू इट्स ट्रांसलेशनल मोशन, ड्यू टू इट्स ट्रांसलेशनल मोशन, वो क्या होगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को ट्रांसलेशनल मोशन का पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है। तो ऐसी मोशन जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ हो, जैसे बुलेट, ये गन की जो बुलेट होती है उसकी मोशन होती है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाती है। इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी एक गैस के मॉलिक्यूल की वो क्या होगी, ई के, ई एनर्जी और के जो बिल्कुल स्मॉल में लिखा हुआ है और बिल्कुल राइट कॉर्नर में बॉटम पे लिखा हुआ है, इसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं किसी एक गैस मॉलिक्यूल की। तो वो 1/2 mc²। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को ज़रा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज किस तरह करते हैं कि इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड भी, सॉरी, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो PV इज इक्वल टू 2/2 1/3 mnc²। अब हम लोग इसको रीअरेंज करते हैं। तो PV इज इक्वल टू 2/3, 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर चला जाएगा, 1/2 mnc²। अब यहां पे देखें, n को बाहर लेके आए, इसको, इसका आगे PV इज इक्वल टू 2/3 n को बाहर लेके आए और अंदर क्या आ जाएगा, 1/2 mc²। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। PV इज इक्वल टू 2/3 mn 1/2 mc²। अब 1/2 mc² किसके बराबर है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये किसके बराबर है, ई के। तो PV इज इक्वल टू 2/3 n और 1/2 mc², ये किसके बराबर है, ई के। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कि हम लोग गैस लेते हैं और गैस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल N से। फर्ज करो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद एवोगैड्रोज नंबर के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे, कंसीडर 1 मोल ऑफ ए गैस। अगर गैस की क्वांटिटी 1 मोल के बराबर होगी तो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, ये किसके बराबर हो जाएंगे, एवोगैड्रोज नंबर के बराबर हो जाएंगे। तो अब आप लोग इस एवोगैड्रोज नंबर को पुट करो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। PV इज इक्वल टू 2/3 NaEK। ये इक्वेशन नंबर 4। अब अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, इसको यहाँ पे लिखता हूँ, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc²। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस
इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस आइडियल गैस इक्वेशन विल बी, तो आइडियल गैस इक्वेशन को क्या लिखेंगे? 1 मोल गैस है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो पी वी इज इक्वल टू आर टी। अब पी वी किसके बराबर है? आर टी के बराबर है। तो आप लोग पी वी की जगह पे आर टी लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो सो इक्वेशन 4 कैन बी रिटर्न एज आर टी इज इक्वल टू 2/3 NaE_K। अब आप लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप निकालना है, तो R दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, या आप लोग यहाँ पे E_K की वैल्यू निकालेंगे। तो E_K की वैल्यू किस तरह निकलेगी? RT इधर है, RT इधर 3 डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या होगा? डिवाइड होगा। Na इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा? डिवाइड होगा, इज इक्वल टू E_K। तो यहाँ पे जो हमें इक्वेशन मिली वो क्या मिली? E_K इज इक्वल टू 3R ओवर 2Na और साथ में T, ये वाली इक्वेशन मिली है। और ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इस इक्वेशन के मुताबिक आप इस इक्वेशन के मुताबिक जब भी आप लोग टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखेंगे या टेम्परेचर बताएंगे, किसी भी गैस का टेम्परेचर बताएंगे, तो आप लोग क्या लिखेंगे? केल्विन टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली proportional to the average translational kinetic energy of its molecules, is directly proportional to the average translational kinetic energy of its molecules। यहाँ से आप लोगों ने टेम्परेचर को देखा कि टेम्परेचर क्या होता है। किसी भी गैस का जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स के टेम्परेचर और गैस के मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स की वो कम होती जाएगी। तो मीन्स कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या ये प्रूव किया या क्या इसका सोल्यूशन निकाला कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स की चेंज होती है। तो ये ऐसे ही है कि जब हीट फ्लो करती है, हीट फ्लोज फ्रॉम
हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो जब हीट फ्लो करती है फ्रॉम वन बॉडी या फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जैसे मीन्स के हीट टेम्परेचर मूव करता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी भी मूव करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर और उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, जब हम लोग गैसेस और लिक्विड का टेम्परेचर निकालते हैं तो हम लोग कहते हैं इन गैसेस एंड लिक्विड, ये मैं लिख देता हूं, इन गैसेस एंड लिक्विड्स। तो गैसेस और लिक्विड्स के लिए टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इन गैसेस एंड लिक्विड, टेम्परेचर इज द measure of average translational kinetic energies of the molecules। मीन्स कि जब हम लोग गैसेस और लिक्विड का टेम्परेचर निकालते हैं तो वो असल में क्या होता है, मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हम लोग निकाल रहे होते हैं। मींस के जो हमें टेम्परेचर मिल रहा होता है लिक्विड्स और गैसेस का, वो लिक्विड्स और गैसेस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमें टेम्परेचर मिल रहा होता है। क्योंकि गैसेस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो ट्रांसलेशनल मोशन होती है। मींस के जब मॉलिक्यूल्स गैसेस और लिक्विड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं तो इस तरह वो काइनेटिक एनर्जी भी देते हैं, और यही काइनेटिक एनर्जी क्या बताती है हमें, उन गैसेस या लिक्विड्स का टेम्परेचर बताती है। साथ में अगर हम लोग सॉलिड को देखें, इन सॉलिड इन सॉलिड्स वेयर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव फ्रीली, सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं करते, इसलिए सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, वेयर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव फ्रीली। तो टेम्परेचर इसका क्या होगा, सॉलिड्स का टेम्परेचर becomes a measure of vibrational kinetic एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह हम लोग लिक्विड और सॉलिड्स का टेम्परेचर निकालते हैं तो वो लिक्विड्स और सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से मिल रहा होता है, जबकि सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं मूव करते फ्रीली, और मॉलिक्यूल्स की मोशन कौन सी होती है, वो वाइब्रेशनल मोशन रखते हैं, और काइनेटिक एनर्जी हमें जो मिल रही होती है काइनेटिक एनर्जी की वजह से सॉलिड का टेम्परेचर मिल रहा होता है। तो काइनेटिक एनर्जी वो किस वजह से मिल रही होती है, वाइब्रेशनल मोशन की वजह से मिल रही होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम लोगों ने ये कंक्लूड किया
कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा इसी तरह काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स की चेंज होगी। तो मींस के काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर ये आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।